हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप वंस अगेन। स्टूडेंट्स, नबार्ड ग्रेड ए एज अ जॉब काफ़ी प्रेस्टिजियस है, काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर मिलता है। आपके पास एक काफ़ी पावरफुल पोजीशन भी होती है, आपके पास एक सोशल सेटिस्फैक्शन की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं होती। बट डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज पर्क्स, मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग नबार्ड ग्रेड ए के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। बहुत से लोगों के अंदर एक हेजिटेंसी होती है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों होता है। एंड जब भी मैंने ये चीज़ और एस्पिरेंट से पूछी है, चाहे वो आरबीआई के हों, चाहे वो एएफओ के हों, या वो आईबीपीएस पीओ के लिए हों, जो भी और बैंकिंग रिलेटेड या और रेगुलेटरी बॉडीज के जो एस्पिरेंट्स हैं, जब भी मैंने उनसे पूछा है कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप नबार्ड के लिए अप्लाई नहीं करते हो, नबार्ड के अंदर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है इट इज वन ऑफ द लीस्ट, तो उसका एक रीजन ये आता है कि दे फियर द एग्रीकल्चर। उनको लगता है कि हमारा कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास तो 11th-12th में भी बायोलॉजी नहीं थी, कॉमर्स था, तो हम क्या एग्रीकल्चर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो ये जो फियर ऑफ एग्रीकल्चर है, this is one of the factors which stops most of the people from even applying for this exam। चाहे वो आरबीआई के लिए प्रिपेयर करें जिसका 80% ऑफ द सिलेबस नबार्ड से मैच करता है, या फिर वो बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर करें जहां की भी बहुत सारी एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप नबार्ड के अंदर यूज कर सकते हो। बट डिस्पाइट दैट स्टूडेंट्स जो है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं करते, ओनली बिकॉज ऑफ द फियर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना या नहीं होना इम्पैक्ट करता है आपके सिलेक्शन को, और क्या आप बिना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लिए के भी इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। कितना आसान या कितना मुश्किल होगा आपके लिए बिना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के इस एग्जाम को परस्यू करना। तो इस पूरे एजेंडा के साथ चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। बट स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास उस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस, उसकी कट ऑफ्स, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप एक वेल गाइडेड मैनर में तैयारी कर सकें। और उसी सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह क्यूरेट करके हमने ये गाइड बुक जो है ये क्रिएट करी है। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको नबार्ड की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल सके। एंड जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, दैट करंटली वी आर रनिंग अ फ्लैट 75% ऑफ ऑन ऑल आवर नबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज, एंड दिस offer it is valid from 26th of September to 28th of September. You can simply use the code festival75 to avail this offer. On that note, let us start our today's session. तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एआरडी अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको एआरडी में पढ़नी पड़ती हैं। स्टैटिक कितना पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना पड़ता है, सिलेबस क्या आता है एआरडी के अंदर, एआरडी का लेवल क्या होता है, क्या यहाँ पर हमसे बहुत ही ज्यादा बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एआरडी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, आपको उसके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, रोट लर्निंग से कितने हो जाएंगे, क्या आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ आता है। उसके बाद में हम देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ताकि अगर आपके पास टाइम क्रंच है, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो इन कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर करके भी आप इस एग्जाम को टारगेट्स कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेज कि अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हो तो इन सोर्सेज की हेल्प से आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी अपनी नबार्ड की प्रिपरेशन जो एआरडी का पार्ट है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एआरडी के कंपोनेंट्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एआरडी जो है वहां पर हमें स्टैटिक भी देखने को मिलता है और करंट अफेयर्स भी देखने को मिलता है। और अगेन एआरडी जो है वो फेज 1 का भी पार्ट है और फेज 2 का भी पार्ट है, ठीक है। एंड द गुड न्यूज हियर इज कि फेज 1 और फेज 2 दोनों के ही अंदर हमें सेम लेवल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है। सेम टाइप ऑफ सिलेबस है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है फेज 1 के अंदर भी और फेज 2 के अंदर भी। और यहाँ पर हमसे स्टैटिक भी पूछा जाता है और करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। अगर मैं बात करती हूँ फेज 1 एग्जाम की, तो फेज 1 के अंदर आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अराउंड 28 to 30 क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टैटिक पार्ट से होते हैं, और उसके अलावा अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे करंट अफेयर्स पार्ट से होते हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ फेज 2 एग्जाम की, तो फेज 2 एग्जाम के अंदर अगेन हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ये जो रेशियो है ये 50-50 हो जाता है। 7 to 8 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको स्टैटिक से देखने को मिलते हैं और वही 7 to 8 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव की, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टैटिक टॉपिक से
ही उठकर आते हैं, लेकिन आप केवल स्टैटिक नॉलेज के बेस पे इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपको डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, इन सारी ही इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट इज वेयर द करंट अफेयर्स प्लेज इट्स रोल इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑल्सो। तो ये तो रही बात एआरडी के कंपोनेंट्स की कि कहाँ कहाँ हमें एआरडी के कंपोनेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर भी और मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी हमें ये कंपोनेंट्स जो है देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आता है कि एआरडी का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो हमसे एआरडी में पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हियर इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप एआरडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं दे समवेयर रिवॉल्व अराउंड द डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट की क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख के आपसे नाम पूछ लेंगे या नाम देकर आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक से क्यों ना हो। ठीक है, उसके अलावा हमारा टॉपिक आता है एग्रोनॉमी, एग्रो क्लाइमेटिक zones, meteorology, types of farmings, right? Then we have soil and water conservation, water resources, farm and agriculture engineering, plantation and horticulture, animal husbandry, poultry, fisheries, forestry, agriculture extension, ecology and climate change. Apart from that, we have the rural development part also here. Okay, and in the rural development we have the concept of the rural area, structure of the Indian rural economy, right? Rural population, panchayati raj institutions and certain schemes which have been exclusively named over here एज अ पार्ट ऑफ आर एआरडी सिलेबस। तो ये तो बात थी एआरडी सिलेबस की। अब बात आती है कि किस लेवल का हमसे पूछा जाता है, क्योंकि ये सेम सिलेबस जो है ये आपको बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर में भी मिलेगा। तो क्या हमें उस लेवल की तैयारी करनी है? व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल एज फार एज द एआरडी पार्ट इन नाबार्ड इज कंसर्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ सेक्शनल कट ऑफ की, तो ये फेज 1 की सेक्शनल कट ऑफ है आउट ऑफ 40 मार्क्स। बट ये कभी भी आपका टारगेट स्कोर नहीं होना चाहिए। इस कट ऑफ को देख करके आप कभी भी नहीं कह सकते कि ओ वाओ एआरडी तो बड़ा ही आसान है या एआरडी तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि नाबार्ड के अंदर एआरडी जो है वो हमारे मेरिट सेक्शन का पार्ट है और उसी के बेसिस पे हमारी फेज 1 की कट ऑफ जो है वो बनती है। तो यहाँ पर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 20 to 25 मार्क्स आउट ऑफ 40। अगर आप इस स्कोर को टारगेट करोगे तभी आप अपना फेज 1 जो है उसे कंफर्टेबली क्लियर कर पाओगे। सो दिस कट ऑफ, ऑल्दो सेक्शनल कट ऑफ हमें क्लियर करनी पड़ती है, लेकिन खाली ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से आप इस ओवरऑल कट ऑफ को कभी भी मीट नहीं कर पाओगे। सो 20 to 25 मार्क्स आउट ऑफ 40 शुड बी योर टारगेट स्कोर एज फार एज द एआरडी इज कंसर्न। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ डिफिकल्टी लेवल की, तो स्टूडेंट्स ये एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस है 2024 पेपर का। अब मैं यहाँ हर एक टॉपिक को रीड करके नहीं बताऊंगी क्योंकि वो फिजिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। बट अगर आप इस टेबल को पूरा एनालाइज करेंगे, अगर आप वीडियो पॉज करके इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे किन किन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्रोनॉमी से 2 क्वेश्चन आए थे तो 1 क्वेश्चन वॉज ऑफ ईजी लेवल एंड द अनदर 1 वॉज ऑफ डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, इस पूरे जो टेबल है इसका क्रक्स ये है कि आउट ऑफ द 40 questions, around 13 questions were of easy level and 14 questions of moderate level. Having said that, there were 13 more questions which were of difficult level as well. ठीक है, difficult level के भी 13 questions यहाँ पर हमसे पूछे गए थे, लेकिन अगर आप easy to moderate को मिलाते हो that turns out to be 27, which is comfortably above the target score of 20 to 25 that we have set for the ARD part, right? So अगर आप केवल easy to moderate level के questions को भी target करोगे तो भी ARD का जो आपका target score है वो easily met हो जाएगा। So that was about the level of ARD which is asked to us in the exam. अब हम देखेंगे कि ARD के अंदर questions किस तरीके के पूछे जाते हैं। क्या हमें यहाँ पर rote learning करनी होती है, क्या हमें concept समझने पड़ते हैं, क्या यहाँ पर हमसे बहुत ज्यादा in depth चीजें पूछी जाती हैं। So let us have a look at the kind of questions that are being asked from different topics. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स हमें एक साथ दिए गए हैं जिसके अंदर हमारा एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग सिस्टम्स, फार्मिंग पैटर्न्स एंड देन वी हैव द सीड्स, एग्रोमीटेरोलॉजी, राइट, ऑल दीज टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स हमें जिन टॉपिक्स के अंदर गिवन है यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रिसीव्स द रेनफॉल बिटवीन 750 to 1150 मिलीमीटर। ठीक है, एक काफी फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन है एग्रोमीटेरोलॉजी से। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेनफॉल्स और ये आपको लर्न करना होता है। अगेन उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न्स 4 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन बट 1 क्रॉप इज कल्टिवेटेड बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। अगेन जैसा कि मैंने आपसे बताया, आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट
कि एक्सप्लेनेशन दे देंगे और वहां आपसे उस टॉपिक का नाम पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूरी एक्सप्लेनेशन गिवन है और बाद में हमसे पूछा गया कि व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड, देन व्हाट इज द पीरियड ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून, एक प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द टेक कलर फॉर द सर्टिफाइड सीड्स, अगेन एक वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस हमेशा हमें ऐसे वन लाइनर ही मिलेंगे, रोट लर्निंग के बेसिस पे मिलेंगे। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखते हो, सर्ज इरिगेशन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो यहाँ पर सर्ज इरिगेशन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फर्दर यहाँ पर नीचे बहुत सारे और हमें टाइप्स ऑफ इरिगेशन थे जो कि गिवन थे, आपको उन सारे टाइप्स ऑफ इरिगेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि सर्ज इरिगेशन जो है वो किसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है, नॉट मॉडिफाइड, मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, an air parcel that rises at a constant temperature and constant water vapor is the temperature at which the air parcel reaches the saturation। अगेन ये हमारे एग्रोमेट्रोलॉजी टॉपिक का क्वेश्चन है एंड अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों का ही एक मिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था 2024 के अंदर कि हमसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टॉपिक से एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव द क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है तो यहाँ पर हमसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मिल्च एंड ड्रॉट पर्पस ब्रीड्स जो हैं वो कौन से हैं, व्हाट इज द पर्पस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ काफ फ्रॉम इट्स मदर नोन एज, अगेन वही डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपसे बताया था, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गैलेक्टोपोइसिस, ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि काफी आउट ऑफ द बॉक्स आया था एज कंपेयर टू व्हाट वी यूजुअली डू फॉर आवर सिलेबस, ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। और ऑफ कोर्स मैंने आपसे पहले भी बताया था कि देयर आर अराउंड 13 क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ डिफिकल्टी लेवल, तो कुछ तो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होंगे ही होंगे। बट स्टूडेंट्स अगर आपको एग्जाम के अंदर ये प्रेशर टैकल करना आता है या अगर आपके पास ये स्किल्स हैं कि किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आप अपने इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनके बेसिस के ऊपर अपना जो टारगेट स्कोर है उसे आराम से अचीव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम अब जब हमने एक बार डिकोडेड एआरडी देख ली है, अब सवाल आता है कि क्या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एग्जाम्स। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के, नॉट जस्ट नबार्ड, तो हमें पता चलता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स। तो अगर आपके पास टाइम क्रंच है, आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आपका कोई एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है या आप साइमल्टेनियसली किसी और एग्जाम की तैयारी करें, तो उस केस के अंदर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रख सकते हो, इन पर ज्यादा फोकस कर सकते हो एंड दीज टॉपिक्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो कोशिश यही करना कि आप सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओ, बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। तो चलिए अगर हम इस पूरे 2024, 23 और 22 के एनालिसिस को देखते हैं कि किन किन एरियाज से हमसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसके बेसिस के ऊपर देयर कम्स आउट टू बी अ लिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स जहां से हमसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दिस इंक्लूड्स एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, फार्मिंग सिस्टम, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इरिगेशन, सीड्स एंड सोइंग्स। सो ये जो 10 चैप्टर्स हैं ये हमारे चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज द एआरडी इज कंसर्न। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। बट अगेन स्टूडेंट्स रिमेंबर इन 2022 के अंदर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सारे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये बात रही हमारी एआरडी के स्टैटिक पार्ट की। अब बारी आती है हमारे एआरडी के करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी तक ये था कि यार मेजरली तो हमसे स्टैटिक ही पूछे जाता है, तो क्या हम करंट अफेयर्स को कंप्लीटली छोड़ के जा सकते हैं? नो स्टूडेंट्स, देखो मैं मानती हूँ कि फेज 1 के अंदर एआरडी का जो करंट अफेयर्स पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फेज 2 जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, जो कि डिसाइड करेगा कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हो या नहीं आते हो, वहां पे अराउंड 7 to 8 मार्क्स 50% जो वेटेज है वो आपकी करंट अफेयर्स की भी है यहाँ पर, ठीक है। दीज आर नॉट मार्क्स, दीज आर एक्चुअली क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चंस होते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। सो 7 to 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक से होते हैं और 7 to 8 क्वेश्चंस जो है वो हमारे करंट अफेयर्स से होते हैं, तो 50-50% वेटेज हो सकती है। और ऑफकोर्स फेज 2 जैसे इंपॉर्टेंट फेज के अंदर आप 50% ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर ऑल्दो क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक पार्ट से आएंगे, बट एक प्रेजेंटेबल और एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला अगर आपको आंसर लिखना है तो उसके लिए आपके पास फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है जो कि हमें केवल करंट अफेयर से मिल सकती है, ठीक है।
अब सवाल ये उठता है कि एआरडी के करंट अफेयर्स में हमें आखिर करना क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें तीन चीजें करनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड एआरडी रिलेटेड इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये तीन एरियाज हैं जहां से एआरडी के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू बिल्ड ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर द खरीफ क्रॉप्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें समझ आता है कि सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी है। सिलेबस, आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी स्कीम है वो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम है, ठीक है, स्वामित्व है या मत्स्य संपदा योजना है, ये है हमारी फिशरीज से रिलेटेड स्कीम्स। ठीक है, अगर फिशरीज से रिलेटेड स्कीम है तो क्योंकि फिशरीज डायरेक्टली हमारे स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है, तो ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर हमसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो कोई भी स्कीम जो कि हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब स्कीम में हमें आखिर क्या क्या पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले तो पढ़ना है उससे रिलेटेड करंट अफेयर कि वो स्कीम न्यूज में क्यों है, क्या उसमें चेंज किया गया है, क्या वो कोई नई स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ स्टैटिक चीजें हैं जो आपको स्कीम में पढ़नी है, जैसे कि उसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है, उसका लॉन्च ईयर क्या है, फंडिंग पैटर्न क्या है, बजट एलोकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेटेड बेनिफिशियरीज क्या है, उसके अंडर सब स्कीम्स क्या हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू द स्कीम्स पार्ट। ठीक है, उसके बाद में सवाल आता है कि जो स्कीम्स हैं वो हमें कितने टाइम की पढ़नी है। ठीक है, क्या हमें 4 से 5 साल पुरानी स्कीम्स भी पढ़नी है? सो नो स्टूडेंट्स, आपको इतना पीछे नहीं जाना। अगर कोई स्कीम हमारे बजट या इकोनॉमिक सर्वे के अंदर गिवन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 to 5 months प्रीसीडिंग द एग्जाम, अगर कोई भी स्कीम न्यूज में है, चाहे वो इस साल लॉन्च हुई है, चाहे वो पुरानी कोई स्कीम है जिसके अंदर कोई चेंज किया गया है, कोई अमेंडमेंट किया गया है, सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द सिलेबस एंड विच इज 3 to 5 months older और प्रीसीडिंग टू आवर एग्जाम, देन ऑल दो स्कीम्स बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 3 to 5 months की आपको स्कीम्स पढ़नी है, उसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनके अंदर जो भी स्कीम्स गिवन है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, ये बात हो गई एआरडी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की जो स्कीम से आते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स और इंडाइसेस की कि रिपोर्ट्स और इंडाइसेस से हमसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, एआरडी के जो रिपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इफ यू हैव अ लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, ये एनिमल हस्बेंड्री के डेटा से की एक रिपोर्ट थी, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इज मैनेज्ड बाय नबार्ड, अगेन नबार्ड एनुअल रिपोर्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें रिपोर्ट का नाम हमें दे दिया गया कि हॉर्टिकल्चर सेकंड एडवांस एस्टिमेट के बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर रैंक्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा अच्छा खासा ही है, बहुत ही सरफेस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा इन डेप्थ में जाके ही चीजें पूछी गई हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर डिफाइनिंग द टर्म रूरल। सो यहाँ पर हमें अगेन जो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं वो कवर करनी है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि कौन सी रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर पढ़नी है। सो सबसे पहले तो नबार्ड एनुअल रिपोर्ट 2023-24 की जो आई एम रियली सॉरी 24-25 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है वो आपको रीड करनी है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर आपको रीड करनी है। नाफिस रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट, उसके अलावा देयर इज अ डेटा ऑन द agriculture production report that has been released, so that is something that you have to cover. Apart from that, there are other reports such as 2011 census, SECC census, horticulture advance estimates. So these are the important reports. Again, यहाँ पर जो criteria है वो यही है कि reports जो है वो 3 to 5 months पुरानी होनी चाहिए, 3 to 5 months में वो रिलीज होनी चाहिए, एंड दूसरा वो हमारे एग्रीकल्चर के सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया आपको यूज करने हैं ये डिफाइन करने के लिए कि कौन सी रिपोर्ट्स आपने पढ़नी है और कौन सी रिपोर्ट्स आपने नहीं पढ़नी है। उसके बाद में थर्ड एरिया जो कि हमारे एआरडी करंट अफेयर्स का है, दैट इज द जनरल करंट अफेयर्स। अब ये जनरल करंट अफेयर्स क्या बला होती है? सो बेसिकली इसके अलावा जो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, अगर कोई एमओयू साइन हुआ है, कोई नया इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई और इनिशिएटिव लिया है, सो ऑल दैट जनरल काइंड ऑफ करंट अफेयर्स विच इज रिलेटेड टू आवर agriculture syllabus, so all of that falls into this ARD current affairs part, so that is also something which you have to cover as part of the ARD current affairs। ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने पूरा देख लिया कि स्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पढ़ना है और डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे लास्ट टॉपिक की कि क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, पढ़ना क्या है वो तो देख लिया, अब कहाँ से पढ़ना है हम उस चीज को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, तो आपके लिए सबसे
अच्छी बुक होती है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यान। 2 वॉल्यूम्स हैं इसके और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो इन 2 वॉल्यूम से कवर हो जाते हैं। अगेन यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू फिल्टर आउट द टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप इस बुक को यूज कर सकते हो अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो उसके लिए आप अ कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा एंड एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस बाय आर.के. शर्मा, आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक है वो इन बुक्स के अंदर अच्छे से कवर्ड नहीं है, तो उसके लिए आप अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाय जी.सी. बैनर्जी, इस बुक को रेफर कर सकते हो, बट अगेन वेरी सिलेक्टिवली। और अगर आप बुक्स नहीं परचेज करना चाहते या आप कोई ऑनलाइन सोर्सेज को रेफर करना चाहते हो, सो उसके लिए तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्रीटेक पोर्टल है, आप उसको रेफर कर सकते हो, और ICAR ई कोर्स का जो पोर्टल है उसको आप रेफर कर सकते हो। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, ये जितनी भी बुक्स मैंने यहाँ पर रेफर करी हैं, इन सबकी सॉफ्ट कॉपी आपको ICAR ई कोर्स पर मिल जाएगी, PDF डाउनलोडेबल है। ठीक है, तो वहां से आप इन सब बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। सो दीज आर द सोर्सेज दैट यू हैव टू रेफर एज फार एज द ARD स्टैटिक पार्ट इज कंसर्न। नाउ कमिंग टू द ARD करंट अफेयर्स। ARD करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले जो स्कीम्स वाला पार्ट था उसके लिए यू हैव टू रेफर द PIB। जो ARD के जनरल करंट अफेयर्स हैं उसके लिए यू हैव टू रेफर द न्यूज़पेपर, और उसके बाद में जो हमारे रिपोर्ट्स थे, जो डेटा थे, उसके लिए आपको मिनिस्ट्री वेबसाइट, नबार्ड की वेबसाइट, इन सारी वेबसाइट्स को रेफर करना है। ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेज दैट यू हैव टू रेफर इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव डिस्कस्ड द एंटायर एजेंडा फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप अब जो आपको ARD को लेकर के डर था, ARD जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, और जिस ARD की वजह से आप एक इतने अच्छे एग्जाम को अप्लाई करने तक से डर रहे थे, वो सारे डर आपके यहाँ पर एड्रेस हो गए होंगे। इफ स्टिल एनीथिंग रिमेन्स अनआंसर्ड, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। On that note, students, if you are interested in having a paid mentorship for your NABARD grade A preparation, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A examination. First of all, we have an 11-hour trial course, right? And in this 11-hour trial course, we provide you the taste of deliverables that we provide in our other courses. So if you just want to try and test what is the quality of our material and anything, you can enroll in this 11-hour trial course, and it is available only for 1 rupee. And then we have a phase 1 and phase 2 test series for NABARD, a silver course wherein we provide the guidance for phase 2 and interview, and then we have a gold course wherein we prepare everything from scratch, which includes the phase 1, phase 2 and the interview part. And students, as I have told you previously also, currently we are running a flat 75% off on all our NABARD grade A courses. You can simply use the code festival75 and you can avail this discount till 28th of September. So students, on this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.